अभी कुछ ही समय से पहले मेरे एक पुराने पड़ोसी और मित्र मुझसे मुलाकात करने मेरे पास आए और उनसे मुलाकात करने का अर्थ एक बार फिर इतिहास की आंखों के सामने से गुजर जाना था। नाम बताने की जरूरत तो मैं नहीं समझता हूं, मानकर चलिए, मान लीजिए नाम काल्पनिक ही है। उनका नाम है राम भरोसे। जिस स्थान से मैं आता हूं यानी बनारस के पास चंदौली, वहीं मेरे पड़ोस में राम भरोसे जी रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि राम भरोसे जी कहां से आ गए, ये राम भरोसे जी कौन है? आप अभी इनसे परिचित नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको राम भरोसे जी के बारे में मालूम होता चला जाएगा। मैं स्वतंत्र भारत की यात्रा को राम भरोसे जी, उनके बेटे कमल और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन आशा, किरण और अजय के जीवन वृत्तांत के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने की मैं कोशिश करूंगा। साथियों, कहानी कुछ ऐसी है कि 1947 में जब भारत गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर एक सॉवरेन नेशन, संप्रभु राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हुआ, उसी समय भारत के एक रिमोट विलेज में राम भरोसे जी और उनकी बहन का जन्म एक साथ हुआ। उनके पिता, जो बेहद गरीब पृष्ठभूमि से आते थे, वो कलकत्ता शहर की किसी मिल में छोटी मोटी नौकरी करते थे। वहां से जो थोड़े बहुत पैसे उन्हें मिलते थे, उससे वे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इन दोनों बच्चों के जन्म के साथ ही एक और घटना घटी, जिसके चलते लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि वे खुशियां मनाएं या शोक मनाएं। हुआ यूं, इनकी माताजी, जो लंबे समय से धुएं के कारण होने वाले लंग कैंसर से जूझ रही थी, डिलीवरी के दौरान ही बहुत सीरियस हो चली और उस समय राम भरोसे के पिताजी नौकरी करने कलकत्ता गए थे। तब आज की तरह कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन की सुविधा उस समय नहीं थी। उन तक समय से खबर भी नहीं पहुंच पाई कि उनकी पत्नी की क्या हालत है, कैसी हालत है। और जब तक उन्हें खबर मिली, वो घर आए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अच्छी चिकित्सा की सुविधा गांव के 20-25 किलोमीटर के दायरे में नहीं थी। ऐसे में बच्चों के जन्म के दौरान ही उनकी मां का देहांत हो गया। जाते जाते उनकी माताजी के अंतिम शब्द यही थे, कभी हमारे दिन भी फिरेंगे क्या। राम भरोसे जी के घर पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। उनकी माताजी के देहांत के बाद उनका परिवार बिखर सा गया। राम भरोसे का जन्म तो फिर भी सुकून देने वाला था, पर उनके साथ एक लड़की का जन्म बड़ा खटका था उस समय लोगों को, जब उनका जन्म हुआ था। कौन करेगा धरेगा इस लड़की का सब कुछ। गरीबी ऐसी थी, उसका पालन पोषण और आगे चलकर उसकी शादी ब्याह। कुछ लोगों को तो उस लड़की का जन्म ही अभिशाप लगने लगा था, जिसके जन्म के बाद इतनी बड़ी विपत्ति आई। आगे चलकर उसका नाम पत्नी रखा गया, जो वास्तव में विपत्ति का ही बदला हुआ रूप था। लेकिन किसी तरह राम भरोसे के पिता ने राम भरोसे और उनकी बहन का पालन पोषण किया। उनके पिताजी ने उसके बाद गांव में ही खेती को अपनी आजीविका बना ली। जैसे तैसे राम भरोसे के जीवन की गाड़ी आगे बढ़ने लगी। उन्होंने तो थोड़ी बहुत काम चलाऊ पढ़ाई की भी, पर पति की किस्मत में यानी उनकी बहन की किस्मत में तो यह भी नहीं था। जैसी कि मान्यता थी कि पढ़ लिखकर कौन सा लाट साहब बन जाएंगे, पढ़ लिखकर कौन सी लाट साहब बन जाएगी, जैसी बहुत पुराने गरीबी जब के हालात जब थे, उस दौर से परिवारों को गुजरना पड़ता था, उस समय जो स्थिति थी, सामान्यतः लड़कियों के बारे में लोग यही कहते थे। परदेश से रिटर्न पिताजी ने पति की शिक्षा के बारे में सोचा भी, तो आसपास कहीं कोई स्कूल कॉलेज नहीं जहां उसे पढ़ने के लिए भेजा जा सके। इसलिए बस दिन भर चूल्हा चौका और गाय भैंस के लिए चारे पानी की व्यवस्था करना ही पति की नियति बन गई। राम भरोसे जी के जीवन की शुरुआत
1500 साल तो बिना किसी राजनीतिक समझ के ही गुजर गए। बचपन में उन्हें कुछ खास रुचि नहीं थी कि देश में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। राम भरोसे अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने में यह व्यस्त रहते थे। दुर्भाग्य से 1964 में जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ, तब देश के गली मोहल्लों में जो चर्चा शुरू हुई, उसने राम भरोसे जी के अंदर थोड़ी सी राजनीतिक समझ जगाई। उस दिन उनको लगा कि वास्तव में कुछ बहुत बड़ी बात हुई है। इससे पहले उनको देश की राजनीति से कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने देश दुनिया को देखा और चीजें जाननी समझनी भी उन्होंने शुरू की। उन्होंने यह भी समझा कि अंग्रेजों से आजाद होने के बाद जिस भारत के बारे में दुनिया के विभिन्न इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवियों ने जो खोखली भविष्यवाणियां की थी, उन तमाम अटकलों पर देश की जनता ने विराम लगा दिया था। जब हमारा देश आजाद हुआ तो दुनिया के अनेक इंटेलेक्चुअल्स ने खुलेआम यह भविष्यवाणी की थी, यह देश जिसका इतना बड़ा विभाजन हुआ है, यह महज कुछ वर्षों में ही कई भागों में टूट कर बिखर जाएगा। भारत के बारे में यहां तक कहा गया, यहां पर इतनी घनघोर अशिक्षा है कि डेमोक्रेसी यहां सर्वाइव कर ही नहीं पाएगी। बचपन में राम भरोसे जी को भले ही बहुत समझ नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतना तो देख लिया था कि इस देश के लोगों में एक कभी न कभी टूटने वाली, एक कभी न टूटने वाली एकता है, जो दुनिया के किसी भी विश्लेषक के इस प्रकार के किसी अनुमान को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। राम भरोसे जी अब अपने पिताजी के साथ खेती गृहस्थी में उनका हाथ बटाने लगे। हालांकि किसानों की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। उस समय किसानों के लिए फसलों की पैदावार भी उतनी ही अच्छी नहीं होती थी, लेकिन जैसे तैसे राम भरोसे और उनके पिताजी अपना जीवन यापन कर लेते थे। चूंकि पैदावार उतनी अच्छी नहीं होती थी और खेती के लिए गांव के महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। उस कर्ज को चुकाने के लिए ब्याज इतना ज्यादा हुआ करता था कि मूलधन तो छोड़िए, वह ब्याज चुकाने में ही उनके पिताजी की अधिकांश इनकम चली जाती थी। ऐसे में राम भरोसे और उनके पिताजी दिन रात बस काम करने की मशीन बन चुके थे और उनका जीवन सूदखोरों का ब्याज भरने वाला बन चुका था। यह स्थिति भला कितने दिनों तक चलती है? राम भरोसे जी के पिताजी यह स्थिति झेल न सके, उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और उनका भी देहांत हो गया। उधर एक दिन उनकी बहन सुबह सुबह नित्य क्रिया के लिए घर से दूर खेत मैदान में गई, जहां उसे किसी कीड़े ने काट लिया। वह दुनिया को अलविदा कर चल बसी। राम भरोसे जी ने अपने जन्म से लेकर अब तक इतने दुख झेल लिए थे कि उनका कलेजा फट रहा था, पर राम भरोसे जी ने चीजें समय के ऊपर छोड़ दी और मुसीबत की घड़ी को भी राम भरोसे जी ने झेल लिया। इसी बीच राम भरोसे जी के जीवन में एक बड़ी घटना घटी और उस समय के हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश की जनता को सप्ताह में एक दिन उपवास करने का आग्रह किया, अपील की आम जनता से। राम भरोसे भले ही उतने संपन्न नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रधानमंत्री का, अपने नेता का मान रखते हुए देश के लिए हर सप्ताह एक दिन के उपवास का प्रण कर लिया। उनके जैसे लाखों लोगों के उपवास ने न केवल देश के किसानों का बल्कि देश के जवानों का भी मनोबल बढ़ाया और देश ने 1965 का युद्ध जीतते हुए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान के नारे को चरितार्थ किया। साथियों, जिस दिन राष्ट्र अपनी विजय का उत्सव मना रहा था, वह दिन राम भरोसे जी के जीवन का एक बहुत बड़ा दिन था। उस दिन उनको एहसास हुआ कि इस राष्ट्र के निर्माण में उनका भी योगदान है। इसके कुछ समय बाद पूरा देश कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का साक्षी बन गया। जो भारत अनाज के लिए कभी दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करता था, हरित क्रांति के बाद वही भारत अनाज के मामलों में आत्मनिर्भर होने लगा। राम भरोसे जी के परिवार पर भी इस हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा। उनकी फसलों की पैदावार अच्छी होने लगी, उनके परिवार की इनकम भी थोड़ी बहुत बढ़ी। इसी बीच उनका विवाह हुआ और कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र
कमल भी पैदा हुआ। राम भरोसे जी का परिवार तो बढ़ ही रहा था, तो उधर देश भी अपनी विकास की गति को तेजी से बढ़ा रहा था। एजुकेशन, मेडिकल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फाइनेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी लगभग हर क्षेत्र में भारत ने आगे बढ़ना प्रारंभ किया। इसी बीच राम भरोसे जी के जीवन में एक और खुशी का क्षण आया, जब उन्हें जगह जगह रेडियो पर एक बार फिर भारतीय सेनाओं के शौर्य की चर्चा सुनने को मिली। यहां देखिए, वहीं हमारी सेनाओं की चर्चा। 1971 में हमारी सेनाओं ने अपने पराक्रम से पाकिस्तान को एक बार फिर पटकनी दी, और पटकनी ऐसी थी कि पाकिस्तान ही हमेशा के लिए टूट गया। हालांकि राम भरोसे को ज्यादा मालूम तो था नहीं। चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों की रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे सीने में प्रवेश करके हमारे जिस्म को नापाक न कर दे, इसलिए अपने ही रिवाल्वर की गोली, अंतिम गोली अपने सीने में डाल लेने का काम किया था। तब जाकर यह भारत आया। यह है राष्ट्रीय शायरान। अशफाकुल्लाह खां 21 साल की जवानी थी। मां कहती थी, बेटा शादी कर लो, बहू ला, बूढ़ी हो गई, मेरी देखभाल करेगी, मेरी परवरिश करेगी। लेकिन अशफाकुल्लाह के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुरा कर मां के आदर को टाल देता था। लेकिन जब अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में फांसी की सजा हो गई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? अशफाकुल्लाह ने वहां तक यह संदेश पहुंचा दे, तुम्हारा बेटा आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, मैं चूमने जा रहा हूं, जिस फांसी को तख्त को मैं फांसी के फंदे को चूमने जा रहा हूं, यही तो हमारी महबूबा है, जिसको आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं, अपनी मां के मुराद को पूरी करने जा रहा हूं। यह अशफाकुल्लाह ने कहा था। यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना है जिसने भारत को आजादी दिलाई है, और भारत फिर से यदि विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सकता है, तो इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना से ही भारत विश्व गुरु के पद पर पुनः आसीन हो सकता है। हालांकि इसके बाद उन्होंने ऐसा भी कुछ देखा, राम भरोसे की बात मैं कर रहा हूं, जिसके चलते देश को शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा था, और वह था देश में इमरजेंसी का भयानक दौर। किस प्रकार का उत्पीड़न हुआ था उस समय, जिन्होंने यातना झेली होगी उनको ज्यादा मालूम होगा। 18 महीने तक 23-24 साल की उम्र में हम लोगों ने भी जेल झेला है। 2-2.5 महीने तक 23 साल की उम्र में तन्हाई झेली है। ऐसे लाखों लोग ऐसे थे। लोकतंत्र का गला घोट गया था। भारत में जगह जगह से लोकतंत्र को बचाने की आवाज उठ रही थी। उस समय राम भरोसे जी को लोकतंत्र की परिभाषा भी नहीं पता थी, लेकिन वह इतना तो अवश्य समझते थे कि ऐसी व्यवस्था जो इस देश में इस समय है, जहां जनता हर 5 साल पर कुछ लोगों को अपने ऊपर शासन करने के लिए नहीं बल्कि अपनी सेवा करने के लिए चुनती है। राम भरोसे जी यह देख पा रहे थे कि जिन लोगों को उन्होंने चुना है वह इमरजेंसी के दौरान जो कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। और यह वह समय था जब पहली बार राम भरोसे जी ने देश में तब के समय हो रही गतिविधियों के खिलाफ बोलना शुरू किया था। हालांकि अनेक लोगों ने उन्हें उनकी आवाज को नीची रखने के लिए कहा, पर उन्हें कहीं भी भीतर ही भीतर यह अनुभव हो रहा था कि तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। राम भरोसे जी ने सोचा कि जब आंदोलन रूपी समुद्र की लहरें उन्हें आमंत्रित कर रही हैं, तो वे किनारे बैठकर आराम कैसे कर सकते हैं। और वे पूरे दमखम के साथ लोकतंत्र के आंदोलनकारी लहरों में राम भरोसे जी उतर पड़े। धीरे धीरे यह समय भी निकला और देश के लोकतंत्र की यात्रा का एक नया दौर, देश ने लोकतंत्र की यात्रा का एक नया दौर देखा। इस बीच राम भरोसे जी ने भारत में कई प्रधानमंत्रियों का भी समय देखा। देश जब 21वीं सदी में प्रवेश करने से सिर्फ कुछ ही कदम दूर था, उस समय उन्होंने देश के बाजारों में कई नए नए प्रोडक्ट्स, उत्पाद देखे। उन्होंने बाजारों में अनेक कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स देखे जिससे अब तक वह अनजान थे। इसके अलावा उन्होंने भारत में कई सारी नई नई कंपनियों का आगमन भी होते हुए देखा, और उन्हें रेडियो और समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि भारत में लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन
और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स हो चुके हैं। अब भारत का बाजार दुनिया के बाकी देशों के बाजार से जुड़ चुका है। अब भारत के सामान दुनिया में और दुनिया के सामान भारत में दिखेंगे। अब तक राम भरोसे जी की राजनीतिक रूप से इतने मैच्योर तो जरूर हो चुके थे कि वह इन सुधारों की अहमियत भी राम भरोसे जी समझने लगे थे। इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने देखा कि देश किस प्रकार स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के माध्यम से, अब आ गया अटल बिहारी वाजपेयी जी का युग, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के माध्यम से उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक आपस में जुड़ रहा है। और उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के जो कैबिनेट मिनिस्टर वह जिम्मेदारी मुझे ही दी थी। और संयोग से जब स्वर्णिम चतुर्भुज की संकल्पना हो रही थी, उस समय मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट का कार्यभार मैं ही देख रहा था। कनेक्टिविटी के अभाव में राम भरोसे जी के पिताजी उनके जन्म के समय शहर से गांव तक पहुंच नहीं पाए थे, पर आज हाईवेज और रोडवेज से होते हुए पूरा का पूरा गांव अपनी जरूरत के अनुसार शहर पहुंचने में सक्षम हो रहा है। राम भरोसे जी के जीवन में एक और गर्व का क्षण 1998 में आया, तब आया जब उन्हें यह पता चला कि भारत एक परमाणु संपन्न परमाणु शक्ति संपन्न भारत अब यह देश बन गया है और दुनिया का कोई भी देश अब भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की से पहले 100 बार सोचेगा। उन्होंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में एक मजबूत सरकार को देखी। 21वीं सदी में कदम रखते ही उन्होंने भारत को जिस तरीके से चमकते देखा, उनका विश्वास दृढ़ हो गया कि आने वाले कुछ सालों में भारत बहुत तरक्की करने वाला है। इसी बीच उनका बेटा कमल बड़ा हुआ और शादी करके नौकरी करने के लिए दिल्ली आ गया। समय बदला, सरकार बदली, लेकिन जो चीज अपरिवर्तनीय थी वह थी भारत के विकास की गति। उन्होंने देश को यूएस के साथ सिविलियन न्यूक्लियर डील करते हुए भी देखा, मगर साथ ही राम भरोसे जी को धीरे धीरे यह भी रियलाइज हुआ कि देश चलाने के लिए जिन लोगों को उन्होंने चुना है वह किस प्रकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए। भ्रष्टाचार की अनगणित कहानियां उस समय की हैं। देश की इस स्थिति से व्यथित राम भरोसे जी ने 60 से ज्यादा की उम्र होने के बावजूद भ्रष्टाचार विरोधी जेपी मूवमेंट प्रारंभ हुआ था, भ्रष्टाचार विरोधी कई आंदोलनों में अपनी भागीदारी भी निभाई थी। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पंक्ति है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। यानी मनुष्य का सौभाग्य हमेशा सोया नहीं रहता है। और आगे यह हुआ कि राम भरोसे जैसे करोड़ों लोगों के जीवन में वो खुशी का क्षण आया जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक ऐसी सरकार आई जिस प्रकार की सरकार राम भरोसे जी लाना चाहते थे। 2014 में आई और सौभाग्य से उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मैं ही निभा रहा था। और 2014 में आई इस सरकार में देश को एक आशा की किरण दिखाई दी। वहीं दूसरी ओर राम भरोसे के बेटे यानी कमल को भी परिवार में एक आशा और एक किरण दिखाई दी। यानी आशा किरण, दो बेटियां और यह एक बेटा पैदा हुआ। उनके यहां एक एक करके 2 लड़कियों का जन्म हुआ, जिनमें से एक का नाम आशा और एक का नाम किरण हुआ। कुछ समय बाद इन बहनों का एक भाई अजय भी इस दुनिया में आया, मैंने पैदा हुआ। आगे की कहानी में राम भरोसे जी के ग्रैंड चिल्ड्रन के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा। साथियों, आशा और किरण लगभग 10 साल की होने को हैं। उनके जीवन की शुरुआती 10 वर्षों को देखकर राम भरोसे जी के अंदर एक सुकून का भाव आता है और उन्हें महसूस हो रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ उनके परिवार की पुरानी पीढ़ी की लड़कियों और महिलाओं को नहीं मिल पाई, उससे बेहतर जीवन इन दोनों बच्चियों को मिल रहा है। राम भरोसे जी यह देख पा रहे हैं कि कैसे जनधन योजना के माध्यम से उनके और उनके परिवार को देश के बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया गया है। 40 करोड़ परिवार आज बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं। जो कर्ज उन्हें पहले महाजन से लेना पड़ता था, वही कर्ज अब उन्हें बैंक देता है, वो भी बहुत मामूली ब्याज दर पर।
उन्होंने अपनी पत्नी को चूल्हे पर धुआं सहते हुए खाना बनाते हुए देखा है। अपनी मां को तो उन्होंने चूल्हे के धुएं के कारण बीमार हो जाने पर दुनिया में आने से पहले ही खो दिया था। पर सरकार की योजनाओं से वह अपनी बहू को गैस सिलेंडर पर खाना बनाते आज वह देख रहे हैं। उन्हें यह अनुभव हो रहा है कि उनके घर की महिलाओं के दिन फिर रहे हैं। राम भरोसे जी यह देखकर फूले नहीं समाते कि जब उनका बचपन था तो उन्होंने देश की 565 रियासतों का एकीकरण देखा था, और आज जब उनकी पोतियों का माने ग्रैंड डॉटर्स का बचपन है तो वो बच्चियां और उनके पौत्र ग्रैंडसन अजय धारा 370 की समाप्ति के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक होते हुए देख रहे हैं। राम भरोसे जी का हृदय यह देखकर प्रसन्नता से भर जाता है कि अपने आराध्य प्रभु श्री राम के जिस मंदिर निर्माण का सपना वह देखा करते थे, वह सपना उनके ग्रैंड चिल्ड्रन अपनी आंखों से पूरा होते हुए प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं। इतना ही नहीं, चाहे वो महाकाल का मंदिर हो, सोमनाथ का, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहीं भी जाकर ये दृश्य देख सकते हैं। भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण है। पिछले 2-3 वर्षों की बात करें तो राम भरोसे जी ने शताब्दियों में एक बार आने वाली कोरोना जैसी भीषण महामारी से देश को उबरते हुए भी देखा है। वैसे तो वे 70 साल पार कर चुके थे और कोविड का खतरा उन्हें औरों की अपेक्षा अधिक था, पर समय से वैक्सीन की डोजेज लग जाने के कारण वे कोविड को हराने में सफल रहे। वे इस बात के साक्षी रहे हैं कि सीमित संसाधनों के बावजूद भारत ने वैक्सीन निर्माण करके वो काम कर दिया जो दुनिया के कई विकसित देश भी नहीं कर पाए। उन्होंने पूरे देश में 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोजेज लगते हुए प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। और इतना ही नहीं, भारत ने दुनिया के 100 देशों को, यहां वैक्सीन नहीं बनती थी, वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में प्रारंभ हुई और दुनिया के 100 देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम यदि किसी ने किया तो भारत ने किया। और मैं यह भी आपको जानकारी देना चाहता हूं, दुनिया के कई देशों में मुझे जाने का अवसर मिला है। जगह जगह वहां के हेड ऑफ द स्टेट से भी, मिनिस्टर से भी बातचीत करने का अवसर मिला था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया के किसी देश में हर सिटीजन को 2-2 वैक्सीन के डोजेज नहीं लगे हैं। लगे हैं तो दुनिया के इकलौते देश केवल भारत में रहने वाले लोगों के लिए लगे हैं। उन्होंने अपने जीवन यात्रा में यह भी महसूस किया कि कैसे एक समय जहां सरकारी योजनाओं के 100 पैसों में से उन तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते थे, वहीं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में जैम के माध्यम से पूरे 100 के 100 पैसे पहुंचते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं राजीव गांधी जी के संबंध में कोई उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज तक अपने राजनीतिक जीवन में मैंने किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं की है, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री को व्यक्ति नहीं मानता हूं, मैं संस्था मानता हूं, इंडिविजुअल नहीं मानता हूं, इंस्टीट्यूशन मानता हूं। कभी आलोचना नहीं करता, लेकिन ईमानदारी से उन्होंने अपनी हृदय की व्यथा व्यक्त की थी। क्या करें, मैं 100 पैसा ऊपर से भेजता हूं, लेकिन लोगों की जेबों तक 15 पैसा पहुंच पाता था। अब वह संकट समाप्त हो गया है। आज चाहे किसान हो, मजदूर हो, जिसको भी मिल रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पैसा भेजा जा रहा है डीबीटी के माध्यम से, 100 पैसा यदि दिल्ली के खाते से चलता है तो 100 पैसा उसकी जेब में पहुंचता है। साथियों, राम भरोसे जी ने देश को सफेद कबूतर छोड़ने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक करने तक का भी सफर देखा है। आयु बड़ी हो गई है। सर्जिकल स्ट्राइक से हमने यह संदेश सारी दुनिया को दे दिया है, हम इस पार नहीं, जरूरत पड़ी उस पार भी आकर मार सकते हैं। अब वह दिन आ गए। साथियों, आज राम भरोसे जी की उम्र लगभग 75 वर्ष से अधिक हो गई। राम भरोसे जी ने अपने जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन देखे हैं जिसने उनके जीवन को सकारात्मक और नकारात्मक रूप से कई बार प्रभावित किया है। मैंने जब इस कहानी की शुरुआत की थी तो मैंने आपसे बोला था कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आप राम भरोसे जी को जरूर पहचानने लगेंगे। और मुझे लगता है कि शायद आपने राम भरोसे जी को पहचान लिया होगा। यहां राम भरोसे जी कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता है। मेरे बहनों भाइयों, यह व्यक्ति नहीं, पूरे भारत की जनता है।
यहां राम भरोसे जी भारतीय समाज के आखिरी छोर पर खड़े हुए, भारतीय समाज के आखिरी छोर पर खड़े हुए वह व्यक्ति हैं जो सरकारों की तरफ, देश ऐसे राम भरोसों से भरा पड़ा है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से जीवन भर इस देश की सेवा की है। साथियों, राम भरोसे जैसे करोड़ों लोग अब यह अनुभव करने लगे हैं, देश की प्रगति अब राम भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती है, बल्कि देश की प्रगति हमें अपने पुरुषार्थ से करनी होगी और 2047 तक 2047 तक हमें एक विकसित भारत का, डेवलप्ड भारत, इंडिया का यह हमको निर्माण करना ही है। अब मैं 247 में कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं। दुनिया के अर्थशास्त्री भी, सभी अर्थशास्त्री तो नहीं, कुछ अर्थशास्त्री इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि अब आज तो हम दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आ गए हैं। जीडीपी के मामले में, पावर परचेजिंग पैरिटी के मामले में भी हम देखें तो दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में भारत आ चुका है। लेकिन मॉर्गन स्टैनले ने तो यह भी कह दिया है, मॉर्गन स्टैनले तो यह भी कहा है कि आज 2023 है, 2027 आते भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाएगा। 2047 आते आते कहां होंगे, अब इसकी कल्पना कर सकते हैं। साथियों, जब हम एक विकसित और स्वर्णिम भारत की बात करते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि जिस ओर हम बढ़ना चाहते हैं उसके संबंध में हमारे पास एक अच्छा रोड मैप हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपसे उन मुद्दों पर भी बात करूं कि एक विकसित भारत कैसा होना चाहिए। मैंने इससे पहले भी विभिन्न मंचों पर कई बार यह कहा है कि हमारा भारत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पूरी तरह से सशक्त होना चाहिए और इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं, हम भारत के केवल आर्थिक दृष्टि से ही सशक्त नहीं बनाना चाहते हैं, हम भारत को सामाजिक दृष्टि से भी सशक्त बनाना चाहते हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से भी सशक्त बनाना चाहते हैं और हेल्दी डेमोक्रेसी भारत में लाकर राजनीतिक रूप से भी सशक्त बनाना चाहते हैं। साथियों, राम भरोसे के ग्रैंड चिल्ड्रन आज जिस स्कूल में जा रहे हैं वह स्वयं में समानता का एक पर्याय है। उनकी क्लास में अनेक जातियों और धर्मों के बच्चे एजुकेशन लेने आते हैं, बावजूद इसके उनकी क्लास में इनके आधार पर कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं देखा जाता है। धर्म और जात के आधार पर किसी को अवसरों से वंचित नहीं रखा जाता है। यह हमारे स्वर्णिम भारत की एक तस्वीर प्रस्तुत करता है। हमें एक ऐसे ही भारत का निर्माण करना है जो अपनी सामाजिक एकता के लिए दुनिया भर में एक उदाहरण के रूप में जाना जाए। हम एक ऐसा स्वर्णिम भारत बनाना चाहते हैं। आज आशा, किरण और अजय को अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज पर बेहद गर्व महसूस हो रहा है। पहले बच्चों को यह पढ़ाया जाता था कि भारत की धरती पर जाने कितने आक्रांता और लुटेरे आए और चले गए, भारत कमजोर लोगों का देश हुआ करता था। पर आज इन बच्चों को यह सच बताया जा रहा है कि भारत यह कमजोर लोगों की धरती नहीं है, बल्कि यह धरती वीरों से भरी पड़ी है। आज ये बच्चे उन गुमनाम नायकों के बारे में भी उतना ही जानते हैं जितना कि इतिहास के नॉन वॉरियर्स को। ये बच्चे जितना महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी को जानते हैं, उतना ही लचित बोरफुकन को जानते हैं और भगवान बिरसा मुंडा को भी जानते हैं। ये बच्चे आज जितना रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं, उतना ही नारसी की रानी गाइडेलुलु को भी जानते हैं। और सांस्कृतिक रूप से हम एक ऐसे ही भारत का निर्माण कर रहे हैं जहां हमारे बच्चे अपनी वैभवशाली संस्कृति से गर्व से जुड़ सकें। साथियों, यदि मैं आर्थिक रूप से एक विकसित भारत के निर्माण की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले समय में हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, जैसा मैंने कहा। हालांकि परचेजिंग पावर पैरिटी की भी बात मैंने कही है कि आधार पर तो हम ऑलरेडी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस समय हैं, लेकिन कई अर्थशास्त्री भारत की विकास की गति को देकर इस बात को समझ चुके हैं कि जब राम भरोसे की दोनों ग्रैंड डॉटर्स, दोनों पौत्रियां आशा और किरण 13 वर्ष की होंगी, तब तक यानी 2027 तक हम नॉमिनल जीडीपी के मामले में भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। और सब ठीक रहा तो आशा और किरण के 32-33 साल की उम्र होने तक, यानी 2047 तक
आते आते हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आएंगे। अब आपने समझ लिया होगा राम भरोसे जी का नाम मैंने क्यों लिया था। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।